नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट और सी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों का हल करेंगे और इसको हमने घटना चक्र से लिया है। और इसमें मैं आपको 3 साल के क्वेश्चन को कराऊंगा, 2017, 2016 और 2015 का। और चूँकि सब में 30-30 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसलिए टोटल आपको मैं 90 क्वेश्चन कराऊँगा, 19 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, जिसको हमने 2017 से लिया है। ये 2017 के क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, उसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला विकल्प कह रहा है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक। दूसरा विकल्प कह रहा है सीखने का क्रिया प्रसिद्ध अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर। तीसरा विकल्प है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। और चौथा विकल्प कर रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जैसे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी होगा, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। ये सही नहीं है, बाकी तीनों जो विकल्प दिए गए हैं ऊपर के सही हैं। पहला जो कह रहा है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। दूसरा सीखने का क्रिया प्रसिद्ध अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। और तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये तीनों सही हैं, चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखें। इनमें से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी गाल्टन, सी रास और डी वुडवर्थ। इसका आंसर बी होगा, गाल्टन। सूजनन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सूजनन की शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सूजनन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेशरमैन, यूंग, कैनन या स्पेंजर। इसका आंसर, हालांकि इसमें स्टार दिया गया है, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा, कैनन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की थी। और क्रेशरमैन ने शारीरिक आधार पर की थी। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा शारीरिक आधार पर क्रेशरमैन ने की थी और ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, या यह कथन किसका है? कोल एंड ब्रुक्स का, ड्रेवहल का, डिहान का या फिर क्रो एंड क्रो का। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है और यह अवस्था 10 से 14 वर्ष के मध्य मानी जाती है। पूर्व किशोरावस्था जो है 10 से 14 वर्ष के मध्य मानी जाती है। नेक्स्ट। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने का चक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। इसका आंसर भी हो जाएगा, सीखने का पठार। सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रियाओं में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो सीखने का पठार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, या बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मानसिक आयु बटा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये होती है बुद्धि लब्धि निकालने, या ये होता है बुद्धि निकालने का फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखें। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर, पावलोव, थार्नडाइक या गेस्टाल्ट। इसका आंसर सी हो जाएगा, थार्नडाइक। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया। नेक्स्ट।
सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 24 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, 23 जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका युग में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 होती है। जोड़े 23 होते हैं और कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। जोड़े का मतलब दुगुना, अगर हम उसको कर दें तो कुल गुणसूत्र निकल जाएंगे और जोड़े में आधे हो जाएंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसिद्ध अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या किसने किया था? ऑप्शन ए हॉल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हेगार्टी ने और डी स्किनर ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, स्किनर ने। क्रिया प्रसिद्ध अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और डी अधिगम का सिद्धांत। इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था। कोहलर अधिगम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। अगला देखें, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन और डी स्किनर। इसका आंसर ए हो जाएगा, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से, ये शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में किया जाता है, सृजनात्मक के सुधार हेतु किया जाता है। अगला देखें, अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? इसका आंसर भी हो जाएगा, संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, डी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका आंसर सी हो जाएगा, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत इसमें से अलग है, बाकी सब एक ही सिद्धांत है। यहाँ व्याख्या देख लें थोड़ा। ड्राइव रिडक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत है, जबकि इन तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण संसाधित और कायम रखा जाता है। अगला प्रश्न देखें, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग और डी विश्लेषण। इसका आंसर ये हो जाएगा, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। इसकी हम व्याख्या देख लें। इसमें व्याख्या आपको वही बताया जाएगा जो बहुत आवश्यक हो, अन्यथा जिसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र तथा मनोप्रेरणा क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम के स्तर हैं। उसका जो सबसे पहला स्तर है ज्ञान, उसके बाद है अवबोधन, उसके बाद अनुप्रयोग है, फिर विश्लेषण, फिर चिंतन और फिर संश्लेषण तथा लास्ट में मूल्यांकन। तो यहाँ स्टार्ट होता है ज्ञान से। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम का स्तर है ज्ञान से स्टार्ट होता है पहला, तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। अगला प्रश्न देखें,
एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल सीख रहा है, यह जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और डी ज्ञान की सीमा। इसका आंसर भी हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। इसमें यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए करा गेट्स व अन्य के अनुसार, बी मार्गन और गिलीलैंड के अनुसार, सी स्किनर के अनुसार और डी क्रॉनबैक के अनुसार। इसका आंसर ये हो जाएगा गेट्स व अन्य के अनुसार। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की क्षमता का, सी बुद्धि का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रॉड, यूंग, मन या आलपोर्ट ने। इसका आंसर भी हो जाएगा यूंग ने। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है कार्ल यूंग ने किया था। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। इसका आंसर भी हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, ये कह रहा है मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका आंसर सी हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ये कह रहा है, क्वेश्चन फिर से देख लें, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका आंसर ये हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे विकास के सिद्धांत हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पावलो ने किया था। अन्य तीनों विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखें, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए गोसेल, बी हरलाक, सी मेरेडिथ और डी डगलस और हॉलैंड। इसका आंसर भी हो जाएगा हरलाक ने। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलाक का है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। इसका आंसर भी हो जाएगा मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत मैकडूगल ने किया था। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ऑप्शन ए डाम्बिल का, बी रास का, सीमन का और डी मैकडूगल का।
इसका आंसर ये हो जाएगा डाम्बविल का। किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डाम्बविल का है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम। इसका आंसर सी हो जाएगा बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम जो है सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लें। शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के विभिन्न नियम प्रतिपादित किए हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम का प्रतिपादन किया है। ये हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। इस प्रकार बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर सीखने के गौण नियमों में शामिल है। ये जो बहुअनुक्रिया का नियम है सीखने के गौण नियमों में शामिल होता है। अगला देखें, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए करा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण और जी चित्रांकन परीक्षण। इसका आंसर बी हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टर्न। इसका आंसर भी हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयर ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका भी हो जाएगा कोहलर। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना और डी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। अगला प्रश्न देखें, इस विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसका आंसर सी हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। अगर हम बार बार पुनरावृत्ति करते रहें तो कम समय विस्मृति कम होगी या पाठ भूलेगा कम। नेक्स्ट, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। इसका आंसर भी हो जाएगा संवेग के। क्रोध व भय जो प्रकार हैं वो संवेग के प्रकार हैं। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंता। इसका आंसर भी हो जाएगा अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण है। नेक्स्ट, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। इसका आंसर भी हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार सीखने में सहायता करते हैं तो ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। इसका आंसर सी हो जाएगा विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का या क्षीण बुद्धि का। इसका आंसर भी हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। यहाँ पे कुछ हमारे सामने लिस्ट दी गई, उसको एक बार देख लें। 140 या इससे अधिक की बुद्धि लब्धि का बालक प्रतिभाशाली माना जाता है और 120 से 140 तक अति श्रेष्ठ माना जाता है। 110 से 120 तक श्रेष्ठ बुद्धि का माना जाता है और 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि का माना जाता है।
मंदबुद्धि 80 या 90 या उससे नीचे मंदबुद्धि, क्षीण बुद्धि, ये सब आते हैं, बालक इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीखने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? इसका आंसर भी हो जाएगा कुत्ते पर। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ये इस प्रयोग को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग दोबारा फिर से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा सीखने के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके देखा कि यदि खाना देने से पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए, फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलोव के अनुसार सामान्य तटस्थ उद्दीपक घंटी बजाना को एक दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रतिक्रिया होती है, जिससे कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होती है। बिल्ली, और इसमें जो है बिल्ली पर जो प्रयोग दिया गया है वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, चूहों पर स्किनर द्वारा किया गया था और बंदर पर कोहलर एवं कुम्फा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉलिंगवर्थ या फिर फ्रायड ने? इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने महत्व दिया था। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने या फिर वाटसन ने? इसका आंसर ये हो जाएगा डब्ल्यू वुंट ने। विलियम वुंट ने जर्मनी के लीजिपिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? ए फ्रांज ब्रोटाने, बी मैक्स वर्थीमर, सी एडगर रूबिन और डी है कर्ट लेविन। इसका आंसर भी हो जाएगा मैक्स वर्थीमर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर द्वारा रखी गई थी। इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति और डी सृजनात्मकता। इसका आंसर सी हो जाएगा स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का और डी है गेस्टाल्टवादियों का। इसका आंसर डी हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्रवाद सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? इसका आंसर सी हो जाएगा बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका का, मूल्यों के विकास का, किशोरों के मनोविज्ञान का? इसका आंसर डी हो जाएगा किशोरों के मनोविज्ञान का। हाल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। किशोरावस्था जो 12 से 21 वर्ष तक की मानी जाती है उसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरण, अभिवृत्ति, अभिक्षमता? इसका आंसर ये हो जाएगा अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जो
अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होता है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। नेक्स्ट, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। इसका आंसर सी हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। इसकी हम व्याख्या देख लें। संज्ञान गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत का हिस्सा है। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: संक्रिया, विषय वस्तु तथा उत्पादन। बुद्धि का जो 3 भाग है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, इन भागों में बांटा जा सकता है। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा गया है: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। अगला प्रश्न देखें। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका हम जब फार्मूले से लगाएंगे तो फार्मूला होता है इसका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 125। इसका आंसर डी आ जाएगा। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट देखें। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? इसका आंसर, इसमें विकल्प देख लें। जेम्स लैंग का सिद्धांत, बी करा हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत और डी है अभिप्रेरण सिद्धांत। इसका आंसर ये हो जाएगा जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग का सिद्धांत जो है ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लें। जेम्स लैंग का सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है? क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? इसका आंसर भी हो जाएगा कुंठा। नेक्स्ट। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? इसका आंसर सी हो जाएगा नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? थॉर्नडाइक, हॉल, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन? इसका आंसर सी हो जाएगा स्किनर ने दिया। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा से अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन? तो इसका आंसर ये हो जाएगा बहुलक। नेक्स्ट। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? इसका आंसर भी हो जाएगा स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने किया था। नेक्स्ट। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? इसका आंसर ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ए विनय साइमन ने,
बी स्टर्न ने, सी टर्मन ने और डी सिरिल बर्ट ने। इसका आंसर ये हो जाएगा बी ने साइमन ने। मानसी आई का प्रत्यय बी ने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। इसका आंसर भी हो जाएगा तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं, बाकी सब सीखने के नियम हैं। नेक्स्ट, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा का विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसका आंसर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, 2005 का हम क्वेश्चन देख लें। 2 साल का हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, 2017 और 2016 का। अब 2015 का देख लें। इसका पहला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड द्वारा, होल्ट्जमैन द्वारा, मरे द्वारा या बैलक द्वारा? इसका आंसर सी हो जाएगा मरे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का और बालक केंद्रित शिक्षा का। इसका आंसर डी हो जाएगा बालक केंद्रित शिक्षा का। मनोविज्ञान शिक्षा का क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान बालक केंद्रित शिक्षा का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसका आंसर भी हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? इसका आंसर सी हो जाएगा तत्परता का नियम। पाठ प्रस्तावना सोपान तत्परता के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? इसका आंसर सी हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। इसकी हम व्याख्या देख लें। किन्हीं परिस्थितियों में वस्तुओं अथवा कार्यों में एक समान सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाता है। मस्तिष्क द्वारा संवेदनाओं तथा प्रत्यक्षों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं और परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संश्लेषण तथा विश्लेषण करके संप्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संप्रत्यय के सोपान हैं अवलोकन, विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण एवं सामान्यीकरण। ये संप्रत्यय के सोपान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन द्वारा, बंडूरा द्वारा, थार्नडाइक द्वारा और या कोहलर द्वारा? इसका आंसर भी हो जाएगा बंडूरा द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, अधिगम में पावलोव, इसमें दिया गया 4 विकल्प। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया है या प्रभाव का नियम किसने दिया है? पावलोव, स्किनर, वाटसन या थार्नडाइक? इसका आंसर डी हो जाएगा थार्नडाइक। प्रभाव का नियम जो है थार्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, ए है प्रत्याहन विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि और डी पुनः सीखने की विधि? इसका आंसर भी हो जाएगा तार्किक विधि। तार्किक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न देखें। वह अवस्था जो कि माता के किसी गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो माता के किसी गुणसूत्र के जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पुरुष पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहल वर्ग के अनुसार जो पूछ रहा है कि किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो नैतिकता जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसकी हम व्याख्या देख लें। मनोवैज्ञानिक कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के तीन स्तर बताए हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर बताए हैं। और ये क्वेश्चन में जो बता रहा है ये हमें ये कह रहा है कि पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अगला देखें, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? 4 इसमें क्रम दिए गए हैं। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज के 4 दिए गए हैं। हमें सही सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले कौन बनता है, सबसे लास्ट में कौन बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। सबसे पहले अंडाणु का क्रम आता है, उसके बाद शुक्राणु, फिर युग्मनज, उसके बाद ब्लास्टोसिस का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन देखें। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा या स्प्रेंजर द्वारा? इसका आंसर भी हो जाएगा युंग द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया था। युंग जिसको कहीं कहीं जुंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि? इसका आंसर भी हो जाएगा आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जो है ये सब आगमन विधि के उदाहरण हैं और इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। बाकी इसमें और सारी विधियां हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। आगमन विधि के प्रतिपादन और निगमन विधि दोनों का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। संवाद विधि का प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। और बाकी हर्बर्ट विधि तो हर्बर्ट ने ही किया है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने किया था। खेल विधि का प्रयोग जो है ये कार्ल वैकुल से संबंधित है। किंडरगार्टन विधि हर्बर्ट ने किया था इसका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गद्य, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। व्यवहारवादी यहाँ पे दिया गया है। व्यवहारवादी ने या किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होल्जिंग? इसका आंसर सी हो जाएगा वाटसन। वाटसन ने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षित होने में यहाँ पे डॉट डॉट की प्रमुख या किसकी प्रमुख भूमिका होती है ध्यान आकर्षित होने में या ध्यान आकर्षित करने में? ऑप्शन ए कह रहा उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। चारों में से कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है छात्र में रुचि उत्पन्न की कला है, या यहाँ पे डॉट डॉट दे रहा है
कि क्या छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। इसका आंसर डी हो जाएगा प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। फ्रॉड के अनुसार कहा गया है ग्रहण किए गए या सीखे हुए तत्व। ऑप्शन ए कह रहा है, हम ये कह रहा है फ्रॉड के अनुसार इसमें से कौन सत्य है? विकल्प ऑप्शन ए कह रहा है ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी कह रहा है विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की सफलता है। सी कह रहा है विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रॉड के अनुसार हमें बताना है क्या इसमें से सत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रॉड के अनुसार विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए वाटसन, बी कोम्फा, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों द्वारा। इसका आंसर, इसमें हालांकि स्टार दिया है लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा, हाँ ये इसका आंसर गलत दिया है, इसका आंसर वुडवर्थ हो जाएगा। SOR इसका फुल फॉर्म होता है स्टिमुल्स ऑर्गेनिज्म रिस्पांस। इसकी हिंदी होती है उत्तेजना जीव प्रतिक्रिया। और इसको जो 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट देखें, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। जिसमें जो है अंतराल मापनी के साथ साथ उसमें परम शून्य भी दिया हो, वो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। इसका आंसर डी हो जाएगा अनुपात मापनी। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो वो अनुपात मापनी कहलाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है फ्रॉड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है या किस में होता है? इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियों में। इसका आंसर सी हो जाएगा पराहम। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है फ्रॉड के अनुसार। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। इसका आंसर भी हो जाएगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। नेक्स्ट, सांख्यिकी में वह रेखा जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। इसका आंसर ही हो जाएगा स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखा जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्तंभाकृति कहलाता है। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर सी हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर। इसका आंसर भी हो जाएगा वनमानुषों पर। अंतर्दृष्टि में सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक, जहाँ डर दिया गया है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक यहाँ पे सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण आदि में भी उच्च लब्धि में भी उच्च हों। तो हमें बताना है किसमें जिसकी बुद्धि लब्धि उच्च हो, कोई ज़रूरी नहीं कि निम्न में से उसमें भी उच्च हो। वो चीज़ें दी गई यहाँ पे सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। इसका आंसर ये हो जाएगा सृजनशीलता।
अर्थात यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बालक या उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च हों। नेक्स्ट, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। इसका आंसर सी हो जाएगा, रुचि। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। इसका आंसर भी हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। अर्थात एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार हम लोग 3 साल का क्वेश्चन कर चुके हैं, 15, 16 और 17 का, जिसमें टोटल हमने 90 क्वेश्चन देखे। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।